राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा वीडियो इस जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का रहने वाला है 23 सितंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 25 क्वेश्चंस, यानी कि आज हम मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी करें आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार दोहरा लेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि पार्वती क्लेश नाशाय को। और इसी श्लोक के साथ आज की सुबह की शुरुआत करते हैं बढ़िया एकदम फ्रेश पॉजिटिव इंटेंट के साथ। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये। द नेशनल यूथ पॉलिसी वॉज लॉन्च इन 2012, 13, 14 या 15। तो नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मतलब लॉन्च हुई थी उससे पहले इसने किसको रिप्लेस किया था। तो इसने रिप्लेस किया था, ठीक है, जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी 2003 की, उसको रिप्लेस किया था। तो कब आई थी? ये आई थी 2014 में। टू बी एग्जैक्ट तो बोलूँ तो अगर 26 फरवरी 2014, ठीक है। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, है ना? इसका एम था टू एम्पावर यूथ, यूथ की हेल्प करना, ठीक है। और अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें जो कि क्वेश्चन बन चुका है, तो आप मान लेना कि 15 से 29 के बीच के जो बच्चे हैं, बीच के जो लोग हैं, उस यूथ को एम्पावर करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। और इस पॉलिसी के दौरान 5 एरियाज पे काम किया गया, 5 की एरियाज। कौन कौन से वो थे? तो पहला अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशन, ठीक है। दूसरा बोलूँ अगर तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। हेल्थ के ऊपर काम करना, हेल्थ एंड या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल। और लास्ट आपका की एरिया था वो था स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। तो ये 5 एरियाज थे जिसमें जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी वो बेसिकली जो है उसका एम था कि हमें ये 5 क्षेत्र को जो है वो बढ़िया करना है, ठीक है। और किस एज ग्रुप को टारगेट किया इन्होंने? तो इन्होंने किया था 15 से 29 ईयर्स के बीच के लोगों को, ये चीज़ याद रखना। और अगर हम बात करें तो ये हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी है। आप देख सकते हैं, इनेबलिंग इंडियाज यूथ टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, ये थीम कैसे कह लो आप, ठीक है। और यहाँ देखिए नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का जो है जो पॉइंट्स हैं, अ प्रोडक्टिव वर्क फोर्स थ्रू एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्पोर्ट्स भी शामिल है इसमें। स्ट्रॉन्ग सोशल वैल्यूज एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ठीक है। और सोशल इंक्लूसिवनेस बाय क्रिएटिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है। और मिनिस्ट्री याद रखनी है तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट, नॉट पूछा गया है, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ ऋग्वेदिक ट्राइब। ऋग्वेदिक ट्राइब क्या है? आप समझ लो जो ऋग्वेदा का जो पीरियड था, मैं अगर बात करूँ तो हम अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं। ऋग्वेदा जो ऋग्वेदास वगैरह हैं वो वेद जो है वो कब कंपाइल हुए थे? अर्ली वैदिक के टाइम। तो अर्ली वैदिक की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है कौन सा जो वो है सेक्शन जो है वो पार्ट नहीं था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारा अगर हम ऐसे देखा जाए तो हम दो काल पढ़ते हैं, 2 पीरियड पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अर्ली वैदिक जो है वो 1500 से 1000 BC तक, और 1000 से 600 या 700 आप कह लो
600 मान लेते हैं। तो ये जो है लेटर वैदिक। यहाँ पे जो कम्युनिटी थी वो पेस्टोरल थी, चरवाहे थे, ठीक है। और यहाँ पे पेस्टोरल से एग्रीकल्चर के ऊपर मेन फोकस था, तो इनकी जो कम्युनिटी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपने और क्या पढ़ा होगा, आपने ऋग्वेदा में पढ़ा होगा कि अर्ली वैदिक में ऋग्वेदा जो है कंपाइल हुई थी। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि जो उसका 10th मंडल था पुरुष सूक्ता, जिसमें जो है 4 वर्ण सिस्टम की बात करता है, उसमें से कौन सा पार्ट नहीं था, वही हम देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदा की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेदा जो है हमारा ओल्डेस्ट वेद है, साथ साथ ये लार्जेस्ट भी है, ओल्डेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट, ठीक है। और इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, इसको पढ़ने वालों को बोलते हैं होत्री या फिर होता, ठीक है। ये चीज़ भी याद नहीं, इसके ऊपर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। साथ में ऋग्वेदा में जो है डांस और डांस्यूस, जिसे हम नृत्य और नृत्यु बोलते हैं। अगर मैंने वो भी मेंशन है यहाँ पे, अगर हिंदी में लिख दूँ तो नृत्य एंड नृत्यु, ठीक है। मैं स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। साथ साथ इसमें 10 मंडल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 10 मंडल हैं, ठीक है। 1028 जो हैं वो हाइम्स हैं, जिसको हम शुक्तास भी बोलते हैं। और कितने, 10,600 इसके वर्सेस हैं, किसमें, ऋग्वेदास में। और इन्हीं मंडल में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए थर्ड मंडल में क्या है, फोर्थ में क्या है, सेवन्थ में क्या है, नाइन्थ में क्या है, और 10th में क्या है। ये कुछ मंडल हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। थर्ड में आपका गायत्री मंत्र दिया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। तो गायत्री मंत्र दिया गया है, किसने कंपाइल किया था, ये किसने लिखा था, तो ये विश्वामित्र ने। और कौन सी देवी के लिए, तो गॉडेस सावित्री के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ में क्या है, अब देखो बहुत से बंदों को जो है फोर्थ के बारे में नॉलेज नहीं होगी। फोर्थ के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसमें एग्रीकल्चर के बारे में दे रखा है। और इसमें पहला वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर इंजीनियर है उसको क्या बोला गया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला एग्रीकल्चर इंजीनियर को बोला गया है ऋग्वेद में पृथुवैन्य पुरुष। क्या, पृथ्वी, जैसे पृथ्वी होती है, ये पृथु है, पृथुवैन्य, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, पृथुवैन्य पुरुष। ये हैं हमारे पहले एग्रीकल्चर इंजीनियर, ठीक है। सेवन्थ में क्या है, सेवन्थ में आपका 10 राजन वॉर है, 10 लोगों की जो लड़ाई हुई थी, 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई थी, है ना, उनके बारे में दे रखा है। कौन सी नदी के बारे में ये पूछते, कौन सी नदी पे हुई थी ये पूछता है, तो रावी, है ना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पुरुषनी, ठीक है। और कौन कौन से राजा थे, तो एक तो देखो, एक साइड तो आपके थे किंग सुदास, ठीक है, और दूसरी साइड 10 राजा थे, 10 किंग्स, कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। तो इसमें 10 राजा जो हैं ये हार जाते हैं और किंग सुदास की आपकी जीत होती है। तो ये जो है 10 राजन वॉर जो है ये मेंशन है आपकी किसमें, 7th मंडल में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 9th में क्या है, तो 9th में सोमरस के बारे में मेंशनड है। और मतलब सोमरस मतलब कि लॉर्ड सोम के बारे में, भगवान सोम के बारे में मेंशन है, किसमें, 9th मंडल में। 10th में आपको याद रखना है कि कर्म के आधार पे, किसके आधार पे, कर्म के आधार पे जो है एक चातुर्वर्ण सिस्टम है। मतलब चातुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण वाला सिस्टम, जिसको हम पुरुषोक्ता बोलते हैं, पुरुषोक्ता। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा थे, भगवान ब्रह्मा, उनके हर बॉडी पार्ट से जो है मतलब कि इंसान का जन्म हुआ है, मतलब ये वर्ण का जन्म हुआ है। जैसे कि ऐसे कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि माउथ, जो ब्रह्मा के माउथ है उससे ब्राह्मण जन्म लिए, ठीक है। आर्म्स से क्षत्रिय,
ठीक है, थाई से वैश्य और फीट से शूद्र, ये 4 वर्णों का जन्म हुआ है, शूद्र। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है वो कितने किस में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पार्ट्स में। ठीक है, किस टाइम पे, हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप समझ में आ जाएगा। तो क्राफ्टमैन जो है आपका गलत हो जाएगा। प्रीस्ट का मतलब क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, वॉरियर आपके क्षत्रिय हो जाएंगे, और ऑर्डिनरी मैन कौन हो जाएंगे, ऑर्डिनरी मैन आपके हो जाएंगे वैश्यास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से पता तो हो गई आपको, कौन कौन से गॉड जो हैं इस टाइम पे ऋग्वेद के टाइम पे पूजे जाते थे। इंद्र भगवान, ये है ना, ये जो है सावित्री माता, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर इन फ्यूचर जो है हम वैदिक टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर क्वेश्चन आया तो उसमें हम डीपली जो है डूब जाएंगे एकदम नॉलेज में। ठीक है, उस टाइम पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट लॉन्ग जंप इन इंडिया एज ऑफ 2023 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जस्विन एल्ड्रिन, टीसी योहान, मुरली श्रीशंकर या फिर नारायणा जेम्स। तो आपको पता होना चाहिए, जो मुरली श्रीशंकर हैं इनका 2022 से पहले रिकॉर्ड था, 2022 तक रिकॉर्ड था। कितना था, 8.36 मीटर का था लॉन्ग जंप में। उसके बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा जस्विन एल्ड्रिन ने और नया रिकॉर्ड कायम किया 8.42 मीटर का। ठीक है, अगर हम टीसी योहान की बात करें तो ये मतलब कि सबसे पहली बार इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जो है कायम किया था। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं 1974 की, और काफ़ी टाइम तक ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया था कोई, उसके बाद टूटा था। और कितना रिकॉर्ड था, 8.07 मीटर का ये रिकॉर्ड था। जो नारायणा जेम्स हैं वो भी लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड हैं, पर वो फीमेल कैटेगरी में है। ठीक है, तो मैंने इससे रिलेटेड जो है फोटोज लगा रखी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारे जस्विन एल्ड्रिन हैं जिन्होंने अभी अभी 2023 में जो है रिकॉर्ड तोड़ा है लॉन्ग जंप का, और अभी इनका कंटिन्यू कर रहा है। ये हमारे जो हैं टीसी योहान हैं जिन्होंने 1974 में नेशनल रिकॉर्ड मतलब बनाया था। ठीक है, ये हमारे मुरली श्रीधर है। ये सब जो है ये लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड है, पता होना चाहिए आपको। और ये हमारी नायना जेम्स है, नारायणा बोल रहा हूँ मैं बार बार शायद, तो नायना जेम्स हैं ये। तो ये आप फोटो आप देख सकते हैं, और इनको फोटो के थ्रू आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली याद कर सकते हैं। और हम 2023 की जो बात कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए कि ये जो है 2023 वाला जो है वो सेकंड AFI नेशनल जंप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, नेशनल, जिसमें ये रिकॉर्ड बना था, नेशनल जंप कंपटीशन। ठीक है, वैसे तो पूछता नहीं है, बस बता दे रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर मैं पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाय विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायत। तो पंचायत से कौन सा पार्ट डील करता है, पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल की बात नहीं पूछी गई है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भाई देखो जो फोर्थ है, जो DPSP है ना, इसमें भी DPSP जो है इसमें भी एक आर्टिकल जो है पंचायत से रिलेटेड है, जो कि ऐड किया गया था, है ना। पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो है वो पार्ट 9 में है पंचायत। ठीक है, और 7 तो आपको पता है रिपील हो चुका है, कौन से अमेंडमेंट से हुआ था ये आपको बताना है। और 10th में क्या है, 10th में आपके शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी पंचायत की बात कर लेते हैं, अगर ये थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं पंचायत के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ब्रीफली मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो DPSP में एक आर्टिकल 40 है जो कि पंचायत से डील करता है। सेम शेड्यूल में भी एक शेड्यूल 11 है जो कि ऐड किया गया था पंचायत के लिए। ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया गया है कौन से अमेंडमेंट से, 73rd अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था, जो कि हुआ था 1992 में।
ठीक है, इतनी सी चीज़। और अगर हम पंचायत की बात करें जो पार्ट 9 में है, तो ये कौन से आर्टिकल्स में है, तो ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। और आगे जो है म्यूनसिपैलिटी है, ये आपको पता है, ठीक है। और पहली जगह कौन सी थी भारत में जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम आया था, तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मली या ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब सबसे पहली जगह थी वो थी नागौर, ठीक है। कहाँ की? राजस्थान की। और कब की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1959 की। उसके बाद जो है पंचायती राज जो सिस्टम है वो काफ़ी टाइम बाद बना था, है ना। बहुत कमिटीज़ बैठी थी, और कमिटीज़ में बता देता हूँ, कमिटीज़ भी यहाँ पर बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, ठीक है। कमिटीज़ जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी हो जाएगी बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी, अशोक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और भी हैं, लेकिन आप ये 3 ही फिलहाल याद रखिए, ठीक है। और पंचायती राज सिस्टम जो है वो कब आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आया था आपका 1992 में। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो अनऑफिशियल तौर पे जो है पहली बार पंचायती जो सिस्टम है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लाया गया था, ठीक है। और बलवंत राय कमेटी से आपको ये याद रखना है कि इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी, और अशोक मेहता ने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात कही थी। और मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पार्ट 7 जो है वो कब रिपील हुआ था, तो कौन से अमेंडमेंट से रिपील हुआ था, ये आपको बताना चाहिए। ये हुआ था 7th अमेंडमेंट से। 7th कब, कौन सा वाला? 1956 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बात करूं मैं पंचायत के आर्टिकल्स की, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने लगा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं 243 243 में डेफिनेशन है, 243A में ग्राम सभा के बारे में है, 243B में कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो कैसे फॉर्म होता है ये सब है, C में कंपोजिशन की बात कर रखे हैं, D की रिजर्वेशन की बात करके, E में टेन्योर दे रखा है, कितना टेन्योर होता है 5 साल का, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रखे हैं, G से पावर, क्या पावर्स होती हैं, H से टैक्सेशन, हाउस टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, I से फाइनेंशियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, J से जांच यानी कि ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ अकाउंट, K से हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, L से हम यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे किस जगह पे पंचायती राज सिस्टम जो है वो लगाया जा सकता है, M से हम नॉट अप्लाइड की बात कर रहे हैं, N से लॉ एग्जिस्टिंग की, और O से बार इलेक्शन मैटर्स की हम बात कर रहे हैं। इनके बारे में मैं डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी जो है ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा, ऑलरेडी आपको ये आर्टिकल्स याद होंगे, बस मैं एक बार आपको रिवाइज करने के सहारे से ये आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हम इनके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ बयाना, खानवा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, या बैटल ऑफ चंदेरी। तो पहली बात तो, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बाबर का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ना, तो बाबर के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बाबर के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनके मम्मी पापा के बारे में, कि मम्मी पापा माना जाता है जो है वो बहुत ही भयंकर कबीले से बिलोंग करते थे, जैसे कि मम्मी जो है जंजिस खान जो था उससे लिंक्ड थी, ऐसा कहा गया है। और फादर जो है वो तैमूर से लिंक्ड थे। तो इस ऐसा माना जाता है कि जो इनका बाबर का खून था एकदम पावरफुल था, दोनों साइड से, फादर की साइड से भी मदर की साइड से। इनका ओरिजिनल नाम जो था बाबर का वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ज़हीरुद्दीन, ये नाम आपको याद रखना है, मोहम्मद बाबर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और पता होना चाहिए कि 12 साल में ये एक थ्रोन पे बैठे थे। कहाँ के थ्रोन से? फरगना के थ्रोन पे इनको बैठाया गया था, फरगना का राजा बनाया गया था, का क्राउन लिख लो यहाँ पे आप, ठीक है। और ये जो है इंडिया में इनको लाने का काम किसने किया था? यहाँ पे मैं बताऊँ तो इंडिया में लाने का काम इनको किया था दौलत खान लोधी ने। दौलत खान लोधी ने बुलाया था, है ना। भाई कह लो या कुछ भी कह लो, अपने भाई से लड़वाने के लिए लेके आए थे, लेकिन बाद में भाई को भी हराया, खुद भी जगह बनाई, और फिर दौलत खान लोधी को भी हराया इन्होंने। किसने? बाबर ने, ठीक है। और बाबर ही था वो इंसान जो भारत में पहली बार गन पाउडर और आर्टिलरी का कॉन्सेप्ट लेके आया था।
पता होना चाहिए आपको। गोला बारूद का कॉन्सेप्ट जो है वो बाबर ही लेके आया था, और इसी वजह से ये जो है लोधी डायनेस्टी को ख़त्म कर पाया। और जो चार बाग कॉन्सेप्ट, अब ये चार बाग कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप दिल्ली वगैरह गए होंगे तो आपने मुगल्स के जो आर्किटेक्चर हैं देखे होंगे, तो वो कुछ इस प्रकार होते हैं। मतलब यहाँ पर रोड होगा, यहाँ पर रोड होगा, यहाँ पर रोड होगा, यहाँ पर, और यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन। तो ये चार बाग आर्किटेक्चर है, ठीक है। और बाबर ही तुगलका फॉर्मेशन जो है वो लेके आया था कॉन्सेप्ट। अब ये तुगलकाबाद फॉर्मेशन क्या है, बाबर ने जो राजाओं को हराया वो इसी फॉर्मेशन की नीति से हराया। अब इस नीति में क्या होता है, जैसे मान लो एक राजा जो है यहाँ से लड़ रहा है, बाबर यहाँ से लड़ रहा है, तो बाबर क्या करेगा, अपनी सेनाओं को आधी यहाँ से भेज देगा। तो यहाँ से भेज दिया, यहाँ से भेज दिया, जब ये सेना यहाँ पे बीच में आ गई तो ये यहाँ से भी कवर होगी, यहाँ से भी कवर होगी, तो इसने घेर लिया। तो ये फॉर्मेशन क्या है, ये तुगलकाबाद फॉर्मेशन। ये कौन लेके आया था, बाबर लेके आया था, ठीक है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये डिवोटी था किसका, नक्शबंदी सूफी सिलसिला का। किसका, नक्शबंदी सूफी सिलसिला, इनका बहुत ही अच्छा डिवोटी था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इसकी लड़ाइयाँ पता होनी चाहिए, है ना। बैटल्स तो आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी याद होनी चाहिए। आई थिंक याद भी होगी क्योंकि हम इतनी बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 1526 में पहली बार बैटल लगी थी इब्राहिम लोदी के बीच में, लेके कौन आया था, दौलत खान लोदी लेके आया था। पहली ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की है बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद 1527 में राणा सांगा के साथ कौन सी हुई थी, वो हुई थी बैटल ऑफ खानवा। कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। उसके बाद 28 में हुई थी चंदेरी की बैटल, बैटल ऑफ चंदेरी। और 29 में हुई थी बैटल ऑफ घाघरा। मतलब इसने बैटिंग करी दबा के एकदम, हर बॉल पे सिक्स, हर बॉल पे सिक्स, ठीक है। और सिक्स होते होते ये लास्ट में 1530 में ये आउट भी हो जाते हैं, डाइड इन आगरा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि किन राजाओं को इसने हराया था। तो मैंने आपको पहला तो बता ही दिया, पानीपत में इसने हराया किसको, इब्राहिम लोदी को। और इसी के साथ जो है लोदी वंश का जो है वो डायनेस्टी जो है ख़त्म हो जाती है और मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। खानवा में हराया राणा सांगा को, आपने यहाँ पर नाम देख ही लिया होगा, लिख देता हूँ मैं फिर भी एक बार, राणा सांगा, ऐसे ही याद होने में आपको ईजी रहेगा। चंदेरी में हराया मैदिनी राय को, और घाघरा में हराया अफगान्स को। और देखो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये आगरा में मरा तो था, लेकिन इसकी जो कब्र है ये कहाँ थी, इसकी कब्र जो है वो काबुल में है, ये आपको पता होना चाहिए, बरीड इन काबुल। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ऑटोबायोग्राफी हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखी नहीं है मैंने, एक बार देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफी बाबर की। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी सबसे पहली बार जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसको बोलते हैं तुज़की बाबरी, तुज़की बाबरी, ये पर्शियन लैंग्वेज में थी, सॉरी पर्शियन तुर्किश में थी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, पर्शियन में इसको कन्वर्ट किया था, पर्शियन में कन्वर्ट किया था बाबरनामा के नाम से, बाबरनामा के नाम से किसने किया था, जो 9 रत्न थे उनमें से एक है। और इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया था, वो किसने किया था आप मुझे बता देंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाबर नामा जो है पर्शियन में किसने लिखी थी, वो लिखी थी अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुज़की बाबरी को बाबरनामा में कन्वर्ट किया। और इंग्लिश में कन्वर्ट किया था ये मैडम बेवरेज ने, मैडम बेवरेज, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और बाबर के अलावा, बाबर का जो क्वेश्चन है इसके अलावा बाहर से कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद कर लो, आप सब कुछ याद कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे देखो, मैं आपने मेरे पढ़ाने का स्टाइल देखा है कि मैं एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, है ना। मैंने आपको बाबर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा था, उसके बाद फिर मैंने आज हमें भी मौका मिला तो मैंने बाबर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी हैं,
है ना, जिससे आपको आसानी हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे जो है, अगर कोई टॉपिक्स मिलता जाएगा हम उसको धीरे धीरे जो है ऐड ऑन करते जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें को याद करते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन जो है वो किसने प्रिसाइड किया था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924। तो 1924 में बेलगांव में जो सेशन हुआ था वो किसने प्रिसाइड किया था। तो देखो, आपको ये सेशन तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र सेशन था जो जिसमें महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंसी की थी। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये बनी थी 1885 में। आपको पता होना चाहिए किसने बनाया था। ये बनाया था A.O. हुम ने, जिसका नाम फुल नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एक ये पक्षी साइंटिस्ट था। ठीक है, कहाँ बनी थी, ये बनी थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, और इनिशियली इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखो, 1885 में बनी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बनी, और यहीं पे ही पहला सेशन होता है आईएनसी का, और उसको प्रेसाइड करते हैं वोमेश चंद्र बैनर्जी। मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहला सेशन 1885 में। देखो, मैं यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जो है लिख देता हूँ आईएनसी की, जो इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में बनी, बॉम्बे में हुआ ये सेशन, किसने प्रेसाइड किया, वोमेश चंद्र बैनर्जी में, और जगह का नाम तो आपको पता ही चल गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उसके बाद सेकंड जो है 1886 में कलकत्ता में प्रेसाइड किया दादा भाई नारोजी ने। तीसरा हुआ 1887 में मद्रास में, और इसको प्रेसाइड किया बदरुद्दीन तैयब जी ने, और वो पहले मुस्लिम आईएनसी के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में अगले सेशन में कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में, और ये प्रेसाइड किया था जॉर्ज यूल ने। तो ये पहले इंग्लिशमैन बन गए जॉर्ज यूल, जिन्होंने आईएनसी सेशन जो है प्रेसाइड किए थे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1905 का। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब कि यहाँ जो है आईएनसी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे हुआ था, ये बनारस में हुआ था सेशन, और इसको प्रेसिडेंसी किसने की थी, ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, 1916 में हुआ था लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन हुआ था कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। और किसने प्रेसाइड किया था, ये प्रेसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, और एक चीज़ और आप नोट कर लो यहाँ पे, कि जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं हमारे, इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन द ईयर 1885, जिस साल आईएनसी बना। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। गोकुलदास को जी के गोखले जो हैं, ये हमारे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। इन्होंने ही महात्मा गांधी को सजेशन दिया था कि आप कोई भी आंदोलन करने से पहले एक बार भारत का जो है ब्यौरा कर लीजिए, एक बार भारत घूम लीजिए, ताकि आपको भारत की जो सिचुएशन है वो समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनको किस निकनेम से जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि इनका निकनेम क्या है। ठीक है, आते हैं आगे। आटला चट्टड्डी इज द वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्रा। तो ये आप नाम से समझो, ये नाम कहाँ का लग रहा है भाई, ये बंगाली नाम लग रहा है आपको, नहीं पंजाबी नाम लग रहा है, नहीं कहीं बिहारी नाम लग रहा है, नहीं, तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। सिंपल।
ठीक है। देखो अभी ये जो फेस्टिवल है ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि देखो बहुत से फेस्टिवल हमको नहीं पता होते, लेकिन हम हिंट ले सकते हैं ना भाई। टड्डी जो है ये साउथ का नाम लग रहा है, जाहिर सी बात है ना। वेस्ट बंगाल का तो लग नहीं रहा, पंजाब और बिहार का तो बिल्कुल ही नहीं है। अब ये फेस्टिवल क्या है, अब ये समझो आप। जैसे नॉर्थ में सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ, है ना, वैसे ही सेम फेस्टिवल है साउथ में जिसको बोलते हैं आटला टड्डी। सेम चीज़ होती है इसमें भी, ठीक है। वहीं हम थोड़े से और फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल में क्या सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में जो कुछ फेस्टिवल के नाम, जैसे कि पॉयला बैशाख, ये यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, पता होना चाहिए आपको। बाउल, गंगा सागर, गंगा सागर, ठीक है। और दुर्गा पूजा, ये बहुत फेमस है, पौष मेला। तो ये कहाँ के, ये वेस्ट बंगाल के। वहीं हम पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के तो आपको थोड़े बहुत तो याद होंगे ही, है ना। पंजाब के जैसे कि बैसाखी, लोहरी, गुरुपर्व, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला। और हम थोड़े से बिहार और आंध्रा का भी देख लेते हैं। यहाँ पर जगह काफ़ी कम हो गई है, तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। किसके बच गए थे, बिहार के बच गए ना, बिहार के यहाँ देख लेते हैं। और दूसरे साइड हम देख लेंगे आंध्रा के। तो बिहार क्या हो गया, समचकेबा, हमने बहुत बार देख रखा है। फिर भी अभी दिवाली के बाद आएगा छठ, ठीक है। ये सूर्य भगवान के लिए होता है, पता होना चाहिए, सूर्य भगवान और उनकी पत्नी। बिहुला फेस्टिवल, ये फेस्टिवल गॉडेस मनसा के लिए होता है, गॉडेस मनसा, ठीक है। राजगीर, राजगीर भी यहीं का है। और सोनपुर का जानवरों का मेला, यानी कैटल फेयर, ठीक है। ये सब कहाँ के हैं, बिहार के। अगर हम बात करें आंध्रा की, ठीक है, तो आंध्रा के फेस्टिवल आपको बताऊँ जी, उगाड़ी हो गया, है ना, विशाख उत्सव हो गया, विशाख उत्सव एक तो आपने देख ही लिया, आटला टड्डी। और दुर्गम्मा यहीं का है, दुर्गम्मा, ठीक है। और यल्लम जात्रा, यल्लम जात्रा भी यहीं का है। इसकी फ़ोटो देखना आप, नेट पे सर्च करना यल्लम जात्रा करके, आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा, बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा, मतलब वीडियो वगैरह देखना अगर आप, तो क्योंकि मैंने तो देखा है तो मुझे बहुत मज़ा आया इसमें देख के। और फेस्टिवल बात की तो हम यहाँ पे थोड़े फोक डांस भी देख लेते हैं आंध्रा के, है ना। देखो भाई, कैप्टन को थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी, आंध्रा का आंसर था ये, तो आंसर को वाले को थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। तो इसके फोक डांस अगर बात करें तो ये आ जाएगा भीमसा, भीमसा, लंबाड़ी, डफ, लंबाड़ी। कौन सी टाइप परफॉर्म करती है लंबाड़ी, आपको बताना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बताएंगे आप मुझे। डफ, बुनालू, बुटबम्मा बुनालू, और वीरनाट्यम, वीर नाट्यम, ठीक है। तो लंबाड़ी कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, ये करती है बंजारा ट्राइब, बंजारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। मतलब ज़्यादा नहीं है तो कुछ पाँच पाँच ही कराएं, पाँच पाँच चार चार कराएं, जो वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन पाँच पाँच चार चार इसलिए कराता हूँ मैं, ताकि मतलब कि आपको भी याद रहे, है ना। और आप रिवाइज भी करो तो आपको चढ़ जाए। और नेक्स्ट टाइम हम अगर आंध्रा पे क्वेश्चन बना तो हम पाँच की जगह एक बढ़ा देंगे, छः छः कर देंगे, ठीक। तो इससे आपको धीरे धीरे जो है सीक्वेंस में चीज़ें याद रहेंगी। देखो कोई भी, आप देखो ये 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता कि आप को हर चीज़ याद भी रही, है ना। क्योंकि देखो आप अब ऐसे समझो, जैसे सपोज ये बॉक्स है ना, आपको ब्रेन है, तो अगर ये पूरा भर जाएगा तो न्यू चीज़ें ऐड नहीं हो पाएंगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ खाली रहेगा तभी तो भर पाएगी ना। तो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि भाई आपका दिमाग, आप हर नॉलेज जो है वो कंज्यूम कर ही लेंगे, हैं, लेकिन आप कुछ तो कैशे मेमोरी में डाल सकते हैं, समझ रहे हो। इफ़ यू नो यू नो, वो वाली बात है, ठीक है। आगे आते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज्ड इन 2004। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी कब हुआ था, ये तो बता ही दिया, क्वेश्चन नहीं, कब हुआ था, 2004 में। कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है, तो ये हुआ था मुंबई में, ठीक है, याद कर लो आप। और कबड्डी की बात कर रहे हैं तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है।
और फील्ड डायमेंशन क्या होती है इसकी डायमेंशन होती है 30 × 10 मीटर। ठीक है, और कुछ पूछ लेता हूँ मैं आपको, प्रो कबड्डी पूछ लेते हैं। प्रो कबड्डी अभी चल ही रहा है, तो प्रो कबड्डी जो है ये पहला सेशन जो है कब हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आप मुझे ये बता दो कबड्डी के पहले जो नोन रूल्स हैं वो किसने बनाए थे, किस स्टेट ने, फर्स्ट नोन। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे ये गूगल पर डाल के देखिएगा, आपको सीधा सीधा एसएससी का क्वेश्चन दिखाएगा, फर्स्ट नोन रूल वर फ्रेम्ड बाय विच स्टेट, फ्रेम्ड बाय विच स्टेट। तो ये भी बता दो। तो प्रो कबड्डी आपकी स्टार्ट हुई थी 2014 में। ठीक है, सेम फर्स्ट वर्ल्ड कप की वो सेम ईयर था। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और पहला जो रूल्स हैं वो लेके आया था महाराष्ट्र ऑफिशियल। ठीक है, फर्स्ट नोन रूल्स ऑफिशियली वो फ्रेम्ड बाय महाराष्ट्र। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज होजागिरी डांस प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म। होजागिरी, मैंने फोटो भी लगा दी आपको, ये देख सकते हैं आप, ये होजागिरी डांस है। ठीक है, ये इन्होंने सर पर रख रखा है, जैसे राजस्थान में मटकी रखते हैं ना, एमपी साइड में, वैसे ये डांस है। होजागिरी, एक होजागिरी है वो कहाँ का है वो भी मैं बताऊंगा टाइम आने पे। ठीक है, पर अब ध्यान रखो होजागिरी जो है वो कहाँ का है, तो वो है आपका त्रिपुरा का। कहाँ का है, त्रिपुरा का। याद रखना कि ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, तो उस ट्राइब का नाम है रियांग, जिसको हम ब्रू ट्राइब भी बोलते हैं, ब्रू कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो और ये होजागिरी डांस है, जैसे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर थोड़ी सी और डांस की बात करें तो जैसे घरिया पूजा, ये भी आपका कहाँ का है, त्रिपुरा का है। और खरिया पूजा भी यहीं का है, घरिया खरिया पूजा। ठीक है, केरला की बात करें तो कुछ केरला के थोड़े से हम, क्योंकि केरला के ज़्यादा क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ केरला के हो जाएंगे, जैसे कि ओनम हो गया, ओनम, थेयम हो गया, अरट्टू हो गया। और यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, विशु, विशु हो गया, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, और त्रिशूरपुरम, इस पर क्वेश्चन बना था, 2-3 बार बना है कि ये कहाँ का है, तो ये भी कहाँ का, केरला का। और याद रखना है ये जिस टेम्पल में परफॉर्म किया था वो टेम्पल का नाम है वड़क्कुम नाथ टेम्पल, वड़क्कुम नाथ टेम्पल। बहुत ही केरला का बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और थोड़ी सी हम बाकी बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश बच गया आपका, और क्या बच गया आपका, और बच गया आपका महाराष्ट्र। तो हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे जैसे कि चित्रौल, चैत्रौल या चित्रौल। ठीक है, डोंगरी, डोंगरी, मिंजार। ठीक है, साजो हालदा, साजो हालदा। ये एमपी, महाराष्ट्र की बात कर लें, गुड़ी पड़वा जो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल। और नरली पूर्णिमा, नरली पूर्णिमा ये भी सेलिब्रेट कहाँ का होता है, महाराष्ट्र का। कोजागिरी जो है वो यहाँ का है, याद रखना। होजागिरी कहाँ का है, होजागिरी है आपका कहाँ का, होजागिरी है आपका त्रिपुरा का, और खोजागिरी जो है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, और एलिफेंटा ये भी महाराष्ट्र का है। और गणेश चतुर्थी आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। अब तो पूरा देश करने लगा है, पर ये वहीं का फेस्टिवल है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नीम, टेंड्रिल, पैल्मेटली या पिनेटली या स्पाइंस। ये क्या है, ये लीफ के प्रकार है, स्ट्रक्चर है, लीफ के स्ट्रक्चर के दे रखे हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैंने शायद फोटो लगा रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और उससे पहले आप मुझे बता देंगे कि नीम का साइंटिफिक नेम क्या है। हमने याद भी किया था इसको, तुलसी, नीम ये सब याद किए थे। तो आप देख सकते हैं ये पाइनेटली है, पिनेटली या पाइनेटली जो भी बोलो आप। ये लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये नीम के लीफ भी ऐसे ही होते हैं, तो होते हैं ना, तो साइड सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाइनेटली हो जाएगा। ठीक, पाल्मेटली, ये पाल्मेटली है। आपने देखा होगा पपाया के जो लीव्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, बस थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, टेंड्रिल
टेंड्रिल, ये टेंड्रिल होते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप मान लो वो क्या बोलते हैं, क्या मान लो आप, मटर, यहाँ पर मटर बना देता हूँ, मटर कन्फ्यूज हो, मटर लिख देता हूँ मटर। तो मटर के आपने देखा होगा बेल में ऐसे ऐसे लटके होता है ना, ऐसे लटका होता है, तो ये टेंड्रिल है। क्या है? टेंड्रिल। ठीक है, ग्रेप्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा है स्पाइंस। स्पाइंस तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें जैसे कैक्टस एग्जाम्पल साफ साफ दिख रहा है आपको, जो ऐसे नुकीले निकले रहते हैं, है ना, वो भी क्या है? स्पाइंस। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं लीफ के, है ना, जो प्लांट में दिखते हैं, अलग अलग प्लांट के। तो नीम जो है वो, आप उसमें कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है? उसमें पाइनेटली दिखता है। और नीम का साइंटिफिक नेम क्या है ना, आज़ादी रचता। मैंने तो इंडिका से याद रखा है, आज़ादी रचता इंडिका, इंडिका याद कर लो आप, इंडिका ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, आज़ादी रचता इंडिका, ये एच डी रचता, जो भी आप बोलो, क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो भाई क्या ही, हम तो प्रोनाउंस नहीं कर सकते भाई, आपने तो अपनी इंग्लिश थोड़ी माड़ी है ना। चलते हैं आगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स टेलीकम्युनिकेशन मार्केट एज ऑफ मार्च 2024? कब की बात कर रहा है? मार्च 2024। हमारी इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन है। आपकी पोजीशन है सेकंड। और जो कंज्यूमर बेस है ना, आपको पता है जो कंज्यूमर मार्केट है वो भारत का सबसे बड़ा है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे है हम लोग, समझ रहे हो। सबसे डाटा, सबसे ज़्यादा डाटा भी है वो भी इंडिया कंज्यूम करता है। पर डे पता नहीं कितना डेटा है, पर मिनट यानी कुछ ऐसी कुछ डेटा है कि इंडिया के लोग जो है इतना डेटा जो है वो ख़त्म करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है लार्ज कंज्यूमर बेस जो है वो भारत में ही है। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई भी यूट्यूब चैनल वगैरह है वो तुरंत ही जो है हंसी मजाक वाले जो हैं, छोटे मोटे हंसी मजाक वाले तुरंत फेमस हो जाते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है टीआरपी का ज़माना है, जो दिखता है वही बिकता है भाई, सिंपल वही चीज़ है। चलते हैं आगे। विच नेशनल पार्क इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में कौन सा ऐसा आइलैंड है इज होम टू दी स्पीशीज लाइक मेगापोडे, क्रैब ईटिंग मकैक, मकैक एक तरह का बंदर होता है, ठीक है, बंदर होता नहीं है, बंदर जैसा ही है, निकोबार पिजन, नाम देखो यहीं दे दिया इसने, निकोबार पिजन, और जाइंट रॉबर क्रेब। तो अंडमान और निकोबार का कौन सा आइलैंड है? अगर आप देखो भाई, अगर आप सिर्फ एलिमिनेट कर दो भाई, कि देखो रायमोना तो आपका आसाम का है, ये ऐसे समझो, रायमोना नेशनल पार्क तो आपका आसाम का है, ठीक है। मौलिंग आपका अरुणाचल का है, ये अरुणाचल का है। और पैपीकोंडा जो है ये आपका आंध्रा का है। तो अगर आपको सिर्फ अंडमान निकोबार के आइलैंड नेशनल पार्क के नाम भी पता थे तब भी आप एलिमिनेट करके कर सकते थे। तो कैंपेल जो है वो आपका अंडमान निकोबार में है, टू बी एग्जैक्ट बोलूँ तो ये आपका ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। और ये फेमस है किस चीज़ के लिए? मेगापॉड, क्रैब ईटिंग मैकैक, और निकोबार पिजन, और जायंट रॉबर क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा, ठीक है। वहीं हम थोड़ी सी और बात करें, अगर जैसे रायमोना जो असम में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको बताना चाहिए। तो ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, गोल्डन लंगूर जो हैं वो भाई असम में भी पाए जाते हैं मेरे दोस्त, और वहाँ के लिए फेमस है रायमोना, ठीक है। और जो पैपीकोंडा है ये आपका रेड पांडास के लिए फेमस है। किसके लिए? रेड पांडास, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं और अदर नेशनल पार्क की जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। न्योरा वैली वेस्ट बंगाल में है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट और उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी उत्तराखंड में ही है। यूपी में जो नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है, ये पता होना चाहिए आपको। मधुमलाई जो है वो तमिलनाडु में है। सरिस्का, कालादियो और रणथंबोर, ये तीनों जो हैं ये तीनों राजस्थान में हैं। वहीं सिंपली पल की बात करें तो ये उड़ीसा में है। नौक्रिक जो है मेघालय में है। पेरियार
केरला में पेरियार नदी भी है, वो भी केरला में ही है। नागरहोल, बांदीपुर, दाछीगांव, ये तीनों कर्नाटका में है। ठीक है। कुद्रेमुख आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। सिरोही मणिपुर में है। सतपुरा मध्य प्रदेश में है। घिर गुजरात में है। और काजीरंगा, मानस और अभी आपने कौन सा देखा, रायमोना, ये तीनों जो है वो आसाम में हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहला कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला था इंडिया का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और काजीरंगा आपको पता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, और क्या, बस। ठीक है, रणथंभौर आपके लायन के लिए फेमस है, मतलब है ही आपको। आगे आते हैं, a chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of reacting substance is called। देखो सिंपल सी बात, आप ऐसे समझो, अगर केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम के से डिनोट करते हैं, वो अगर किसी से भी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, मतलब ऐसे समझो A + B से C बना रहे हो आप, तो ये रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, और ये मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो गया वो मान लो। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है के जो है वो रिएक्टेंट की किसी भी पावर से उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर फर्स्ट पावर से उसका मतलब है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। अगर सेकंड दो पावर से है तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड तीसरे से पावर से है तो पॉली या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एज इट इज़, सिंपल सी बात आप समझो। अगर मतलब उनको रिएक्टेंट से मतलब ही नहीं है, रिएक्टेंट की कोई पावर से मतलब ही नहीं, तो ऐसे को जीरो ऑर्डर बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, क्लियर। ऑलरेडी हम ये, क्योंकि हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सारे मैंने एग्जांपल आपको समझाए थे। आपको बस, अगर आप मतलब कि स्टार्टिंग से बने हुए हो मेरे साथ, तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगना चाहिए। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन कुछ नहीं था। फॉर विच फिल्म डिड आशा भोसले विन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी IIFA अवार्ड इन दी बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी इन 2002। तो आशा भोसले को, जो सिंगर हैं हमारी, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उनको किस फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में अवार्ड मिला था? देवदास, हमराज, ओम जय जगदीश या फिर लगान। तो कौन सी पिक्चर थी? ये पिक्चर थी लगान। गाना भी बता दो मुझे, अगर आपको याद ही है तो, है ना। तो गाना आपको याद है, राधा कैसे ना जले, वो जो गाना था, लिख दूँ क्या? लिख ही देता हूँ, राधा कैसे न जले, ना सॉरी, गाना बच जाना चाहिए तो आपके दिमाग में यार। तो ये गाने के लिए इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में अवार्ड मिला था 2002 में। अगर किसी को ओम जय जगदीश याद है, बहुत अच्छी पिक्चर थी। देवदास सबको पता ही होगी, हमराज भी सबको पता होगी। ओम जय जगदीश जो है बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन ठीक है, चलो पुरानी आदत ताज़ा। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एलोकेटेड 11,728 crore for the आसरा पेंशन स्कीम इन इट्स एनुअल बजट फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23। सिंपल सी बात, आप ये मुझे बताओ कि आसरा पेंशन स्कीम जो है ये किस स्टेट की है? अगर वो आपको पता है तो आंसर आपके सामने। ठीक है, और ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत कैटेगरी के लोगों को, जैसे कि जो ओल्ड एज वाले हैं उनको, विडो हैं उनको, डिसेबल्ड हैं उनको, हाँ, जिनको जो एड्स पेशेंट हैं उनको, और भी कैटेगरीज हैं, बहुत सी कैटेगरीज हैं, उनकी फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, ताकि उनका जो जीवन है, उनका जो बुढ़ापा है वो इजीली कट सके।
ठीक है, तो ये कहाँ की पेंशन है? ये है पेंशन स्कीम है, ये है आपकी तेलंगाना की। कहाँ की है? तेलंगाना की। ठीक। उड़ीसा की भी एक है पेंशन स्कीम, आपको पता, जैसे अटल जो है यूपी साइड की अटल है ना। उड़ीसा की कौन सी है? उड़ीसा की पेंशन स्कीम का नाम क्या है? पता तो होना चाहिए आपको। मधु बाबू, मधु बाबू पेंशन स्कीम, पेंशन योजना। ठीक है, तो ये कहाँ की है? ये उड़ीसा की। थोड़ा हम देख लेते हैं, ये देखो, ये है आपकी आसरा पेंशन्स। ठीक है, कहाँ की है? तेलंगाना की। 6 कैटेगरीज ऑफ पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एलिजिबल अंडर द स्कीम, 2014 में आई थी। ठीक है, और मोर देन 300 करोड़ ऑफ पेंशन एवरी मंथ। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही इंसान को 300 करोड़ मिल जाएंगे, भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाना। किस किस के लिए है? ओल्ड एज पेंशनर्स, विडोज, डिफरेंटली एबल्ड, टॉरी टेपर्स, वीवर्स। टॉरी टेपर्स क्या होते हैं? जो भाई भाई देखो, जो नारियल वगैरह का तोड़ते हैं ना, ये सब तो, है ना, ये उनके लिए। और कितना मिलेगा आपको? देख सकते हो आप, 1000 रुपये प्रति माह है, सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ के। हाँ, डिसेबल कैटेगरी में 1500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये जो परसेंटेज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछता है आपसे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 6 कैटेगरी में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। 6 कैटेगरीज वाले लोगों को मिलेगी आसरा पेंशन। ठीक है, किसका है? तेलंगाना गवर्नमेंट का है। ठीक है, कितना है? 1000 रुपये है। अगर आपसे स्पेशली जो है वो कस्टमाइज करके क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भैया बता दो क्या बोलते हैं ये जो डिसेबल पीपल हैं उसको कितनी मिलेगी, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आप मान लो आप 1000 रुपये पर मंथ ऑप्शन में आएगा तो आप बताओगे। और कब की है? ये है 2014 की स्कीम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो दो चीज़ आप मुझे बताएंगे, कौन लेके आया था और कब आई थी? 1890s में, 1790 में, 1789 में, या 1793 में? तो आपको पता होगा, जैसे मैं आपको तो ये भारत का नक्शा बना दूँ, अपने भारत का ये नक्शा अगर मैं बनाऊँ आपको, तो यहाँ पे आई थी परमानेंट सेटलमेंट वेस्ट बंगाल वाले इलाके में। कौन सी आई थी? परमानेंट सेटलमेंट। लेके कौन आया था? लेके आए थे हमारे कॉर्नवालिस साहब। कब लेके आए थे? 1793 में। ठीक है, कौन लेके आए थे? कॉर्नवालिस। और याद रखना है भाई, इसी को जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हिंदी में बोलूँ तो स्थाई जब्त सिस्टम, स्थाई जब्त सिस्टम। ठीक है, कौन लेके आया था? कॉर्नवालिस लेके आया था, 1793 में आया था। और एक गुजरात साइड ये वाले इलाके में, पंजाब साइड में इसको बोलते हैं महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम ये कब आया था? ये 1822 में आया था। दो लोग के नाम इससे एसोसिएटेड है, याद रखना, हॉल्ट मैकेंजी। अगर क्वेश्चन आंसर में हॉल्ट मैकेंजी ऑप्शन में नहीं होगा तो विलियम बेंटिक ऑप्शन में पक्का होगा। और तीसरी आई थी मद्रास में, इस क्षेत्र में। ठीक है, इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, इसको रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के नाम से भी जाना जाता है। कब आई थी? 1820 में आई थी। और कौन लेके आया था? मुनरो एंड रीड लेके आए थे, मुनरो एंड रीड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कॉर्नवालिस के बारे में आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ये भुट्टा बेचते थे? नहीं भाई, नाम में है तो क्या भुट्टा बेचने लगेगा क्या भाई? तो याद रखना है कि ये एसोसिएटेड थे आपके थर्ड माइसर वॉर। थर्ड माइसर वॉर जो है इस इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जो किससे ख़त्म हुई थी, किस ट्रीटी से ख़त्म हुई थी, ये आप मुझे बताएंगे। और इनके टाइम पे ही ये लेके आए थे इंडियन सिविल सर्विस, सिविल सर्विस। और जो पुलिस सिस्टम आज हम देखते हैं, दरोगा सिस्टम,
वो भी यही लेके आए थे, दरोगा सिस्टम या पुलिसिया सिस्टम या पुलिस सिस्टम, कुछ भी आप बोल लो। साथ में ये कॉर्नवालिस कोड भी लेके आए थे, कॉर्नवालिस कोड, है ना, जो किससे एसोसिएटेड है, जो एसोसिएटेड है जुडिशियल रिफॉर्म से। ठीक है। और थर्ड माइसर वॉर आपकी किससे ट्रेटी से खत्म हुई थी, तो ये खत्म हुई थी ट्रेटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से। ठीक है। इतनी मतलब कुछ 4 पॉइंट्स जो हैं आपको कॉर्नवालिस के बारे में पता होने चाहिए, एंड आई होप आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है। पुलिस सिस्टम है, दरोगा सिस्टम है, पूछ भाई कैसे भी पूछ सकता है। एसएससी जो है भाई हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश दोनों को मिक्स करके कैसे भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है। आगे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओडीआर हैंडबुक। ठीक है। अब ये है क्या ओडीआर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल ये जो स्टेटमेंट है ये पढ़ने और एलिमिनेट करने। इट विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओडीआर इज द रेजोल्यूशन फॉर केसेस आउटसाइड कोर्ट यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम एडीआर बोलते हैं, सच एस नेगोशिएशन, मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। ये डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी क्या है, आईसीटी के तुम लिख देता हूँ यहाँ पे, आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंटरनेट हैज प्लेड अ मेजर रोल फॉर द ओडीआर। तो आप देख सकते हैं थर्ड वाले में तो भाई ऐसा कोई फैक्ट वगैरह है नहीं, तो ये तो गलत होने के चांसेस है नहीं, है ना। और सेकंड जो है बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि इसका यही मतलब है, तो बच गया फर्स्ट। अब देखो क्योंकि 3 ऑप्शन तो है नहीं, सेकंड और थर्ड सही है, तो मतलब कि फर्स्ट तो गलत होगा ही। तो इट विल बी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, तो बिल्कुल गलत जवाब। किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था नीति आयोग ने। ठीक है। और ये है क्या, तो ऑप्शन आपके ओनली 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है। पहली चीज़ तो ये, अभी है क्या, देखो ओडीआर में क्या होता है, जो केस जो है हम, हाँ देखो आपको पता है कि कोर्ट्स का ऑलरेडी बर्डन बहुत हाई है, बहुत से केस डेली बेसिस पे आते हैं और बहुत से केस फाइल्स में दब के रह भी जाते हैं। तो कुछ केसेस जो हैं कोर्ट के मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो वो जो रेजोल्यूशन है उसको हम ओडीआर बोलते हैं, बेसिकली ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इट ओवरकम जुडिशनल इशू। ठीक है। एलिमिनेट जोग्राफिकल बैरियर्स, जोग्राफिकल बैरियर का मतलब क्या है, मान लो आपका कोर्ट चल रहा है इलाहाबाद में, आप हो केरला की, है ना, तो आप कनेक्ट करने के लिए आपको इलाहाबाद आना पड़ेगा, उसके लिए 2-3 दिन पहले टिकट करवाना पड़ेगा, है ना। बैरियर है कि नहीं है, तो उससे क्या है, उससे बेटर क्या है कि आप डिजिटली, आप वाया लैपटॉप या वाया जो कंप्यूटर वगैरह उससे कनेक्ट हो गया, आप अपना कोर्ट जो है वो केस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। ये इसका बेनिफिट है। ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, डिजिटली चलेगा तो आपको पता है कि प्रोसीजर जो है वो भी इजी रहेगा। इको फ्रेंडली, बिल्कुल सही बात है। पेपर बेस्ड डिनाइल मिनिमाइज हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। रिकॉर्ड्स आप मतलब कि रख सकते हो, है ना। अब देखो पेपर में रजिस्टर में केस लिखना, उसकी इंडेक्सिंग करना और फिर इंडेक्सिंग को अलग अलग लिखना, ऐसे क्या ढूंढने में दिक्कत है ना। आप ऑनलाइन आपने पीडीएफ बना ली, उसको फटाफट कीवर्ड से सर्च किया, आपको वो केस मिल गया, तो ये ईजीनेस है। और एनकरेजेस एन इन्वायरमेंट दैट इज लिबरेटिव एंड लॉ नॉट लिजिगेटिव। ठीक है। डिलीवर्स अ क्विक इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू डिस्प्यूट। ठीक है। तो ये ओडीआर के बेनिफिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और क्या याद रखनी है कि नीति आयोग लेके आया था। ठीक है। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आर्टिकल 1 जो है पार्ट 1 के अंडर आता है, आपको सारे पार्ट भी पता होना चाहिए, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत एज कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या इंडियन दैट इज भारत
शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, या इंडिया दैट इज भारत एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको पता है क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये टर्म ऑलरेडी मेंशन है, ये टर्म प्रॉपरली मेंशन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी है, उसी के अंडर ये आर्टिकल आता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसा कि आपको पता आर्टिकल 2, 3 और 4, ये तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो न्यू स्टेट बना सकता है, न्यू स्टेट बना सकती है फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन की टेरिटरी से। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। आर्टिकल 3 बोलता है कि इसके बाद इसमें भी सेम चीज़ बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, न्यू स्टेट वो क्रिएट कर सकती है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि इट कैन क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका क्या मतलब है ये भी समझाऊंगा आपको। और चलो ये तो पहले ये दोनों समझा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने मान लो आपने भूटान कब्जा कर लिया, या कोई भी पार्ट है भूटान का, कोई पार्ट कब्जा कर लिया, उसको भारत में मिला दिया और उसको आप स्टेट बना सकते हो। तो ये बोलता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 2। जैसे कि आपको पता है फ्रेंच टेरिटरी थी, उसको हमने पौंडीचेरी बना दिया, है ना, कराईकाल और यमन, ये नाम देके इंडियन जब स्टेट्स इंडियन जो यूटीज थी, इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट थी, उनमें हमने शामिल कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि न्यू स्टेट बना सकती है एग्जिस्टिंग स्टेट से। हाँ, मतलब कि क्या है, ऑलरेडी इंडिया में ये देखो, पहली बात ये है, जैसे 2000 में हुआ था, एग्जाम्पल ही देके समझाऊँ तो आपको बेटर समझ आएगा। 2000 में क्या हुआ था कि यूके, उत्तराखंड भारत ने बनाया, यूपी से, यूपी तो था पहले, उसी को ब्रेक किया और फिर एक नया स्टेट बनाया यूके, उत्तराखंड। एमपी था जिसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करके छत्तीसगढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ निकल के आया वहीं से। तो मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसी में से हम न्यू स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। जैसे झारखंड, झारखंड कौन से स्टेट से बना था, ये बना था बिहार से। पहले बिहार बहुत बड़ा होता था, ठीक है, फिर बिहार से ही छत्तीसगढ़, झारखंड जो है वो बना, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 4 की, तो आर्टिकल 4 जो है वो भैया भाईचारे की बात करता है। बोलता है कि भैया मैं 2 और 3 को जो है भाई मान चुका हूँ, और बोलता है कि आर्टिकल 2 और जो 3 में जो काम होंगे उसको आप अमेंडमेंट नहीं बोल सकते। चेंजेस शैल नॉट बी डेल्ट एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल, एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। समझ गए। तो ये बोलता है आर्टिकल नंबर 4। तो ये 4 आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। पहला क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, न्यू स्टेट वो फॉर्म कर सकती है विथ फॉरेन टेरिटरीज। थर्ड ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो न्यू स्टेट बना सकती है विद दी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एंड फोर्थ ये बोलता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 चेंजेस शैल नॉट बी डेल्ट एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो ये 4 आर्टिकल जो हैं आपको याद होने चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे आते हैं द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, FITF। द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, FITF was introduced in India post the amendment of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, आपसे ईयर पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ था 2016 में, ठीक है। और इसके अंडर ही एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो स्टैब्लिश की गई थी, पॉलिसी कमेटी जो है स्टैब्लिश की गई थी, जिसने आगे चल के पॉलिसी रेपो रेट जो है पॉलिसी बनाई, जो कि रेपो रेट के लिए बनाई,
ठीक है। और इसका मेनली काम क्या था इस कमेटी का, ये कमेटी बेसिकली हेल्प करती थी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये नई नई पॉलिसीज़ बनाती थी जिससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। अब समझ रहे हो ना, ये चीज़ हुई। तो याद रखना है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है वो 2016 में आया। और ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसका की टेकअवेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ ग्रोन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू ग्लोबल एंड डोमेस्टिक शॉक। प्राइस स्टेबिलिटी हैज़ बेनिफिट फ्रॉम मॉनेटरी फिजिकल कोऑर्डिनेशन। और इंडियाज एक्सपीरियंस offers lessons from other supply vulnerable economies और the FIT framework remain a credible and attractive model। ठीक है, ये लागू होने की बाद की बातें हैं। जब लागू हो गया, चलने लगा, उसके बाद जो टेकअवेज आए थे उससे जो हमने सीखा था वो ये चीज़ है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया। भारत में मॉनसून का ड्यूरेशन कितना रहता है? 100 से 120 डेज, 40 से 60 डेज, 150 से 200 डेज या 50 से 80 डेज। तो आपको याद रखना है ये ड्यूरेशन जो है वो 100 से 120 डेज का होता है मॉनसून इन इंडिया का। अब मॉनसून से रिलेटेड जो है वो प्री मॉनसून शावर से क्वेश्चन पूछता है। प्री मॉनसून नाम में लिखा है कि मॉनसून से पहले होने वाली हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती है उसको हम प्री मॉनसून शावर्स बोलते हैं। तो इनसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्स है ना, नॉर्थ साइड में नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं इसको, और साउथ में इसको बोलते हैं ब्लॉसम शावर्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉसम शावर्स। अब इसमें भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। कौन से स्टेट में जानते हैं ये आप मुझे बताएंगे? काल बैसाखी। और नॉर्वेस्टर को आप बरदोली या बरदोही चीढ़ा के नाम से भी जानते हैं। सही से लिख देता हूँ मैं, एक बार गलत हो गया ये। बरदोही चीढ़ा, डबल चीढ़ा। ठीक है। और इसको एक कॉफ़ी ब्लॉसम भी बोलते हैं साउथ में, और इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं। अब स्टेट आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो काल बैसाखी हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, प्री मानसून शावर्स को। और आपको पता होना चाहिए कि ये जूट और टी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बरदोई चीरा वहीं आसाम में बोला जाता है। मैंगो शावर्स ये राइपनिंग ऑफ मैंगोस में हेल्प करते हैं। ये कहाँ का है? केरला की हम बात कर रहे हैं। और कॉफ़ी ब्लॉसम भी है, ये भी केरला प्लस कर्नाटका आप लिख लो। ये दो जगह जो है प्री मानसून शावर्स को हम कॉफ़ी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी आपको पता होनी चाहिए, देखो पहले मानसून आया जिसको हम मतलब मानसून से पहले बूंदाबांदी हुई जिसको हम प्री मानसून शावर्स बोलते हैं। फिर मानसून आया और उसके बाद लौटता हुआ मानसून, जब मानसून जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून। क्या बोलते हैं? रिट्रेटिंग मानसून, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट निकलता है। ठीक है, मैं अगर उसको समझाऊँ तो ये मानसून जो है ये ऐसे आता है, ऐसे जाता है लौटते समय, ऐसे ऐसे नॉर्थ ईस्ट से घूमता हुआ यहाँ कोरोमंडल जो कोस्ट है यहाँ पे बारिश करेगा। ठीक है, कहाँ बारिश करता है? कोरोमंडल कोस्ट पे। ठीक है, और अपने घर वापस चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दो नाम याद कर लो, तमिलनाडु या फिर आंध्रा। इन दो जगह पे हमेशा जो है रोटेटिंग मानसून जो है बारिश करता है। और उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद सर्दियाँ आती है, लेकिन सर्दियाँ और मानसून लौटने के बीच में बहुत भयंकर उमस वाली गर्मी पड़ती है। ठीक है, उस उमस वाली गर्मी को बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट, क्योंकि ज़मीन जो है वो फिर गर्म होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
21 क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आर्टिकल 52 से 78 जो हैं, जो पार्ट 5 में हैं, वो किससे डील करते हैं? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से, यूनियन एग्जीक्यूटिव से, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर नेशनल इमरजेंसी। तो आपको पता है कि पार्ट 5 जो है ऑलरेडी यूनियन एग्जीक्यूटिव का के बारे में बताता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में है। अमेंडमेंट किस में है? अभी हमने देखा था आर्टिकल 368 में। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 350 में है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है। वहीं हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए कि अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 1949 में, लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बट उससे पहले कुछ कुछ प्रोविज़न जो हैं वो लागू कर दिए गए थे, ठीक है, सिटीजनशिप वगैरह। और ओरिजिनली जो है 395 आर्टिकल्स थे, अभी जो है 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। पहले स्टार्टिंग में 25 पार्ट थे, शेड्यूल 12 थे, मतलब अभी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, अभी 25 पार्ट्स हैं और शेड्यूल 12 हैं। अमेंडमेंट अभी तक टोटल 105 हो चुके हैं। 105वां जो है वो 2024 में हुआ था। फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 हैं। डीपीएसपी हमारे 31(6) से 51 में दे रखे हैं, और 2 लैंग्वेज यूज़ की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदी और इंग्लिश। और ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसको लीड किया था BR अम्बेडकर ने। तो इतनी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए। 26 नवंबर को, जैसे मैंने बोला, इस दिन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, नेशनल क्यों लिख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बाकी डेकोरेट किसने किया था, है ना, और कैलीग्राफी किसकी थी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, बहुत बार देख चुके हैं। वहीं हम बात कर ले पार्ट्स की, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ पार्ट्स याद होनी चाहिए, जिसकी फर्स्ट पार्टी में आपके यूनियन ऑफ टेरिटरीज की बात की गई है। सेकंड में सिटीजनशिप की बात की गई है, जो कि 5 से 11 तक है। थर्ड में हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 12 से 35 तक है। और लास्ट जो 32 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32 जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उस आर्टिकल का नाम क्या था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपी आते हैं। पार्ट 4A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं, जो कि 42 अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। पार्ट 5 में यूनियन की बात की गई है, यूनियन गवर्नमेंट की। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है। आर्टिकल्स आपको याद होनी चाहिए 152 से 237। पार्ट 7 जो है उसको ऑलरेडी रिपील किया जा चुका है बाय 7th अमेंडमेंट, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पार्ट 8 में आपके यूनियन टेरिटरीज दे रखी हैं, और उसका आर्टिकल 242 जो है वो रिपीट किया जा चुका है। पार्ट 9 में पंचायत के बाद में लिखा हुआ है। पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटी की बात के बारे में बताया गया है। 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात है। 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट दे रखा है। 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स दे रखा है। 13 में आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ऑफ विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया दे रखा है। 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, जिसमें IAS वगैरह जो सर्विस हैं, इंडियन जो सर्विसेज हैं, उनके बारे में बता रखा है। 14A की बात करें तो हम ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है। 15 की बात करें तो इलेक्शंस की बात की गई है, आपको पता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। और 16 की बात करें तो 16 में स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। 18 में इमरजेंसी प्रोविजन दे रखे हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो सब जो है ये पार्ट 18 में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। 19 में आपके आता है मिसलेनियस प्रोविजंस, लाइक इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट या फिर लेजिस्लेटर। 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा है। 21 में टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में बता रखा है। और 22 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और ऑथोरिटेटिव के बारे में बता रखा है। आपको जो याद रखने हैं, देखो मैं आपको बता दूँ, सिंपल क्लियर बताऊँ, ये जो स्टार्टिंग के 6 हैं ये तो आपको पता होने चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। 8th पता होनी चाहिए, 9th पता होनी चाहिए, 9th A पता होनी चाहिए, क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी का में है। उसके बाद इलेक्शन और ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये कहाँ गया, सर्विसेज 14 वाला, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो है इमरजेंसी प्रोविजन जो है
उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये तो आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, इतना ओवरव्यू था, ये जस्ट ओवरव्यू था। तो आई होप आपको याद होगा और आप जो है मेरे साथ साथ जो है इसको रिवाइज कर पाए होंगे। आगे चलते हैं। अली अकबर खान, इनकी मैंने फोटो लगा रखी है ये। ठीक है, इज नोन फॉर प्लेइंग, क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? आप अगर यहाँ से फिगर से समझ जाओ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, तो ये आपका सरोद है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये मैयर घराने से बिलोंग करते हैं, मैयर घराने से बिलोंग करते हैं। साथ साथ इनकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने लसवंती जो राग है लसवंती राग, वो भी इनके द्वारा बनाया गया था। और द 40 मिनट्स राग, द 40 मिनट्स राग, ये भी इनकी कंपोजिशन है। दो कंपोजिशन आपको याद रखनी है अली अकबर खान से रिलेटेड। कौन कौन सी? लसवंती और द 40 मिनट्स राग। वहीं हम सरोद के थोड़े और कंपोनेंट्स देख लेते हैं, है ना। वैसे तो हमने बहुत बार दे रखा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खान, जो कि फाउंडर हैं मैयर घराने के। ठीक है, अलाउद्दीन खान इंपॉर्टेंट नाम है। अमजद अली खान, अमजद अली खान, हाफिज़ अली खान, हाफिज़ अली खान, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ और बुद्धादेव दास गुप्ता, बुद्धादेव दास गुप्ता। ठीक है, वहीं थोड़ा सा हम सारंगी के बारे में देख लेते हैं। सारंगी के बारे में आपको वैसे तो याद मैंने करवाए थे, फिर भी देख लेते हैं। सारंगी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? जैसे कि पंडित राम नारायण, उस्ताद सबरी खान बुंदू खान, और शाकुर खान, सबरी खान, बुंदू खान, शाकुर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, और एक और याद कर लो, उस्ताद सुल्तान खान। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं सारंगी के। ठीक है, जिसमें सबरी खान बुंदू खान बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित राम नारायण के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये तो आपको पता होने ही चाहिए। आगे चलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बीन फॉर्म्ड by the interplay of three major river system along with the tributaries. Choose the odd one out. तो देखो, आपको क्वेश्चन में ही हिंट दे रखी है, नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहा है, तो जो नॉर्थ की नदी नहीं होगी वो आंसर नहीं होगी। इंडस बिल्कुल है, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा बिल्कुल है। गोदावरी जो है ये साउथ की नदी है, इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपका ये ही ऑड वन आउट हो जाएगा। और आप समझिए कि ब्रह्मपुत्र पे ही आपका नेशनल वाटरवे सेकंड है, और गंगा पे नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। कहाँ से कहाँ तक है? ये जो गंगा वाला है ये तो आपको प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज से हल्दिया, और ब्रह्मपुत्र वाला जो है वो आपका सादिया डिस्ट्रिक्ट टू डुबरी। ठीक, ये आप हो रहा है। और एक बार ये देख लेते हैं। देखो, आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन की बात करें ना, तो अगर मैं आपको यहाँ से ये लाइन देखो, ऐसा समझ लो, है ना। तो ये नॉर्थ हो गया आपका। तो नॉर्थ में देखो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, और इंडस वाली एरी। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी आपको साफ साफ दिख रहा है, ये कहाँ है? साउथ में। इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये भी साउथ की नदियाँ हैं, और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नर्मदा और तापी जो है वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इनके बारे में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी देख लेंगे। आगे चलते हैं। नेम द फिनोमिना वेयर एन ओपेक मतलब धुंधला, ठीक है, वेयर एन ओपेक object on the path of light becomes very small and where light has tendency to bend around and not to walk in a straight line. कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे धुंधली कोई चीज़ आ गई, ऐसे समझ लो, तो
कोई लाइट अगर जा रही होगी तो वो टेढ़ी हो जाएगी, वो सीधी नहीं जाएगी, वो सीधी नहीं जाएगी, वो टेढ़ी जाएगी। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्लेक्शन अलग है, डिफ्रैक्शन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। तो ऐसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। ऑपिक ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तब याद रखना, ये टर्म याद रखना। वहीं आप देख सकते हैं डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्शन होता है जब वाइट लाइट जो है वो 7 लाइट जिनको हम विबग्योर बोलते हैं, नीचे से उल्टा गलत लिख दिया मैंने, नीचे से लिखते हैं। विबग्योर में जब वो प्रिज्म के द्वारा हम पास करते हैं तो विबग्योर में चेंज हो जाती हैं, तो उसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं, विबग्योर। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये प्रिज्म के द्वारा। तो इस फिनोमिना को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन आप देख सकते हैं जब लाइट जो है किसी मीडियम किसी ऑपिक ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करती हैं, टकराती हैं, तो वो जो है उनकी टेंडेंसी होती है कि वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, पर वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाएंगी। तो ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो इसमें हमेशा याद रखना कि हमेशा मीडियम की बात की गई। मीडियम दो तरह के होते हैं, या तो रेयरर होगा या तो डेंसर होगा। तो जैसा रेयरर होगा तो तो उसी हिसाब से जो है लाइट जो है मूव करेगी, डेंसर होगा तो उसमें अलग मूव करेगी। तो ऐसे फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक गिलास है। ठीक है, ये गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी में हमने यहाँ मान लो एक कॉइन है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमेशा इसकी पोजीशन जो है ये ऊपर दिखाई देगी, जबकि है वो नीचे। आपको हमेशा ये दिखेगा कि हमेशा ये ऊपर तैर रहा है, कभी नहीं दिखेगा कि ग्राउंड में टच है ना। तो हम एक्चुअल में जहाँ है उस पोजीशन की वजह कहीं और दिख रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं पानी में मछली को, तो मछली यहाँ दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ है। तो ऐसे फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो आप सनसेट और सनराइज होता है, एक्चुअल में हमें जब दिखता है वो हम 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद दिखता है। जो एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा था उस टाइम पे कभी नहीं दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। जो एटमॉस्फेयर होती है वो एक मीडियम का काम करती है। तो हमारी आँख जो है हवा के थ्रू जब देखती हैं तो हमें जो है वो जो सन है वो 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद दिखाई देता है, उस टाइम पे नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। डिफ्रैक्शन की जब बात होगी तो हमेशा करना ऑपिक ऑब्जेक्ट की बात होगी। ठीक है, सिंपल सी हिंट। आगे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सी है ये पूछा गया है। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है ना। आपको पता है जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पंप वगैरह लगवाए, तो पानी का एकदम हमने वाटर लेवल एकदम डाउन हो गया। सॉइल में हमने फर्टिलाइज़र दबा के इस्तेमाल किया तो सॉइल की एलिनिटी बढ़ गई, है ना। वो फिर वो ज़मीन जो है वो किसी लायक नहीं रही। तो हमने ओवर एक्सप्लोरेशन तो किया था, ये तो बात बिल्कुल सही है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोर फोकस्ड ऑन साउथ इंडिया। क्यों भाई? ये गलत है। देखो, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने सिर्फ 2 स्टेट की बात की, एक आंध्रा और एक पंजाब, क्योंकि वहाँ पे जो है किसान थे वो बाकी किसानों से अमीर थे। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी वगैरह खरीद सकते थे, इसलिए पहला रेवोल्यूशन जो है वो आंध्रा और पंजाब में आया। बाकी जो सेकंड रेवोल्यूशन आया वो बाकी स्टेट्स में आया। तो सिर्फ साउथ इंडिया नहीं, बाकी स्टेट जैसे तमिलनाडु, यूपी, बिहार, हर जगह। ठीक है, और मैं बताऊंगा। और जैसे कि फर्स्ट रेवोल्यूशन में हमने सिर्फ 2 क्रॉप्स पे ध्यान दिया, वीट और राइस। सेकंड रेवोल्यूशन में हमने मल्टीपल क्रॉप्स पे ध्यान दिया, कॉटन, जूट, सब पे ध्यान दिया। सेकंड रेवोल्यूशन इंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और 3 आपके जो हैं वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ में बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के, जो एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन था, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे बात कर लेंगे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो अब कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि 1962
के टाइम पे 1962-1965 के बीच के टाइम पे सूखा पड़ गया, है ना। कहाँ पे? 1960s के टाइम पे सूखा पड़ गया आंध्रा पंजाब जैसे इलाकों में, लोग फेमाइन वगैरह आ गया, लोग जो है भूख से मरने लगे, ठीक है। तो भारत सरकार जो है बाहर से इंपोर्ट तो करती थी वीट एंड राइस को, लेकिन बहुत लो क्वालिटी होती थी, मतलब जो बाहर के लोग थे वो पैसा लेते थे और लो क्वालिटी देते थे। जैसे कि जो हम वीट यूज़ करते थे उस टाइम पे, तो वो उसका नाम था PL480। जो ब्रिटेन साइड में सुअर जानवर वगैरह को जो गेहूं दिया जाता है वो हमें इंपोर्ट करते थे, ठीक है, और वो हम खाते थे। राइस भी हम इंपोर्ट करते थे पर लो क्वालिटी। तो ऊपर से कभी भी सफिशेंट नहीं था, है ना, क्योंकि हम बाहर से ला रहे हैं, हमारे पास कितना ही पैसा था। अभी तो हमको ब्रिटिशर्स लूट के गए हैं, तो कितना पैसा होगा हमारे पास। तो उसके बाद जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया। सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो मैक्सिको में आया था, लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में। कौन लेके आया था? नॉर्मन बोरलो लेके आया था, इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ये लेके आया था MS स्वामीनाथन। तो इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज नोन एज MS स्वामीनाथन। और ये टर्म जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है ये विलियम गॉड ने दी थी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। आई होप इतना समझ होगा। विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलो को इसी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए दुनिया में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया पीस के लिए 1970 में, ठीक है, ये चीज़। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड का, जिसको मिरेकल सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरेकल सीड, क्योंकि इससे मिरेकल हो गया, इससे जादू हो गया। क्या हुआ? एक तो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की, है ना, ऊपर से हमने फर्टिलाइजर यूज़ किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ किया, तो मतलब कि ये प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे क्या है, जो हमारे यहाँ पर सूखा पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे, उनको राहत मिली। तो इसलिए इसको मिरेकल सीड भी बोलते हैं। और राइस का जो हमने वैरायटी यूज़ किया वो IR8 था, जो हमने फिलीपींस से लिया। और फिर हमने उसी कुछ सालों बाद हमने खुद का इंडियन वैरायटी बनाया IR8 से, जिसको नाम दिया जया और एक को नाम दिया रत्ना। तो ये क्या है? ये राइस की वैरायटी है, चावल की वैरायटी है। फिर हमने इनका इस्तेमाल किया और फिर हमने धीरे धीरे जो है, पहले हमारा जो मेन टारगेट था कि लोग भूख से ना मरे, उसको हमने संभाला। उसके बाद ये कब आया था? 1960s में आया था। और याद रखना ये 2 फेजेज़ में आया था, 2 फेज़ में आया था। पहला फेज़ में जो है आंध्रा और पंजाब में आया, दूसरे फेज़ में जो है, पहले फेज़ में आंध्रा और पंजाब में, दूसरे फेज़ में तमिलनाडु और ये बाकी जो क्षेत्र हैं यूपी वगैरह, यहाँ पे आया था, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये हम बात करें 1970s से 80s के बीच में। अब देखो, शुरू में हमें क्या करना था? शुरू में हमें लोगों का पेट वगैरह देखना था। अब जब ये सब हमने हासिल कर लिया और अब हमें ज़रूरत थी कि हम प्रॉफिट की बात करें, किसानों की प्रॉफिट की बात करें, तो उसके लिए सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जाना जाता है फॉर प्रॉफिटेबल, ठीक है, सस्टेनेबल। ये टर्म्स मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, सस्टेनेबल और क्लाइमेट ड्रिवन। क्लाइमेट ड्रिवन क्या है? मतलब कि जैसे ऐसी फसल उगाएं, अगर बारिश हो रही तो हम ऐसी फसल उगाएं जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ताकि वो बरसात में ख़राब ना हो। और ये सारे स्टेट्स में आया। पहले जो स्टेट आंध्रा और पंजाब के अलावा जो 6 स्टेट बच गए थे, उन सभी में ये आया। और सेकंड चीज़, सिर्फ हमने वीट और राइस पे नहीं ध्यान दिया, हमने अदर क्रॉप्स पे ध्यान दिया, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, जो कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिनको हम बेच के जो किसान है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उन पे भी हमने ध्यान दिया। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको दोनों ग्रीन रेवोल्यूशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं था, बस थोड़ी सी चीज़ ध्यान देनी थी कि इसमें लिखा हुआ था कि वॉज फोकस्ड ऑन साउथ इंडिया। सिर्फ साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडिया की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहीं पे जो है हमारा सेशन जो है आज का वो समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और कुछ चीज़ें शायद आपको पता होंगी ऑलरेडी जो मैंने इसमें नहीं कवर की हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर। तो अगली बार जब हम डिस्कस करेंगे तो वो उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए।
तब तक राधे राधे सभी को मेरी तरफ से।